मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम अपनी वन लाइनर रिवीजन सीरीज़ में करने जा रहे हैं पार्ट 5 को। तो आई होप आपने पार्ट 4 तक सभी वीडियोस देख लिए होंगे, अच्छे से वन लाइनर्स को रिवाइज कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला वन लाइनर। तो सबसे पहला जो वन लाइनर है वो कह रहा है कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों बताना है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो ये जो वन लाइनर है दोस्तों, परिभाषा इसकी दी है हर्बर्ट मॉरिसन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिटले परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो रामसे बर्निंग समिति ने, जो कि 1916 में गठित हुई थी, इसने हिटले परिषदों के स्थापना का सुझाव दिया था। और जो ये समिति थी वो हेड की गई थी बाय एच स्टंट बर्निंग के द्वारा, इसीलिए इसको रामसे बर्निंग समिति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वन लाइनर। पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। दोस्तों किसने कहा है। तो यह फुलटन समिति का कहना है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड फुलटन। और फुलटन समिति जो थी वो 1966 में बनाई गई थी और इसमें कुल 12 सदस्य थे दोस्तों। तो इस वन लाइनर से हमारे कई सारे फैक्ट तैयार हो गए, ये सभी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। शून्य आधारित बजट भारत में कब अपनाया गया था। तो 1986-87 में दोस्तों शून्य आधारित बजट को भारत में अपनाया गया था। इसके बाद देखते हैं समिति द्वारा अपदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश किसने की है। तो ये की है दोस्तों सुरेंद्र नाथ समिति ने, जो कि 2003 में बनी थी। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुरेंद्र नाथ समिति किससे संबंधित है। तो ये लोक सेवाओं में पदोन्नति से संबंधित है। अगला वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित है। तो ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। और सूचना का अधिकार कब आया था दोस्तों 2005 में। तो मजदूर किसान शक्ति जो था वो 1 मई 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी संस्थापक थी अरुणा राय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राजस्थान में। ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सूचना का अधिकार हमारे सिलेबस में भी है और ये सारे ही फैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वन लाइनर। चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की अधिसूचना जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी जारी करते हैं, जबकि विधानसभा और विधान परिषद की राज्यपाल जारी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चुनाव की अधिसूचना देख के ना हम लोग सबसे पहले चुनाव आयोग लगा देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसकी जो अधिसूचना है वो जारी करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल। और चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग समय और तिथि का निर्धारण करता है, इसकी घोषणा करता है कि चुनाव कब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वन लाइनर है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कौन करार देता है। ठीक है, कौन बताता है कि भाई ये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, क्योंकि ये अपराधी जो है वो पाया गया है। तो ये कहा गया है संसद के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 6 महीने की अवधि के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सिडनी वर्मा ने इसका प्रयोग किया था। और राजनीतिक संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले किसने दिया था। तो वो दिया था आमंड ने। ठीक है, बहुत बारीक अंतर है, ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो सिडनी वर्मा ने दिया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो था, यानी कि इसका सबसे पहले विवरण या इस पर सबसे पहले काम किसने किया था, तो वो किया था आमंड ने। ठीक है, आमंड और वर्मा ने, इनकी पुस्तक है द सिविक कल्चर, इसमें इन्होंने 4 प्रारंभिक सिद्धांत बताए हैं राजनीतिक संस्कृति के। इन्होंने कहा है नागरिक सदाचार और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुवादी लोकतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था और आधुनिकीकरण के द्वारा स्थायित्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं अगला वन लाइनर। यूएनओ का एकमात्र अंग जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका से बाहर है, ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ठीक है। बाकी जितने इसके अच्छा, यूएनओ के कितने अंग हैं दोस्तों? तो यूएनओ के अंग हैं 6, ठीक है, यूएनओ के 6 अंग हैं और उनमें से एक अंग है कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 6 में से जो 5 अंग हैं ना दोस्तों, इन पाँचों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इन पाँचों के हेडक्वार्टर ही कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। लेकिन एक जो है अंग इसमें से 6th जो है उसका, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यूएसए से बाहर यानी कि हेग में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, शांकरी ला वे संवाद। शांकरी ला डायलॉग किससे संबंधित है? तो यह एक अंतः सरकारी ट्रैक 1 एशिया प्रशांत क्षेत्र के राज्यों का एक सुरक्षा से संबंधित क्या है? मंच है। इसका आयोजन जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ IISS द्वारा 2002 से किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। यह एक ब्रिटिश संस्थान है। याद रखेंगे शांकरी ला संवाद के बारे में इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। सामर्थ्य की समानता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सामर्थ्य की समानता की अवधारणा संबंधित है अमर्त्य सेन से, ठीक है। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है दोस्तों। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें से आप भूलेंगे नहीं। 2009 में प्रकाशित हुई थी। डेवलपमेंट एंड एज फ्रीडम जो 1999 में प्रकाशित हुई थी। और द कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है, कॉन्सेप्ट मेजर्स एंड एप्लीकेशन जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे इन सभी को। उसके बाद आगे देखते हैं सामर्थ्य की समानता में वितरणात्मक समानता लोगों को की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होनी चाहिए। ये किसने कहा है? अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में कहा है कि वितरणात्मक स्वतंत्रता का संबंध किससे होना चाहिए? लोगों की सामर्थ्य को समान करने से होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस 1985 किसकी पुस्तक है? ये है जॉन रॉल्स की पुस्तक, ठीक है, जॉन रॉल की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉन रॉल्स की एक और पुस्तक हमें देखने को मिल रही है। जी, पहले इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस लिखी थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए या कह सकते हैं इसमें कुछ और संशोधन पेश करते हुए इनकी एक और पुस्तक थी जो कि जस्टिस एज फेयरनेस री स्टेटमेंट नाम से 2001 में आई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अंबेडकर का द्वारा स्थापित अंतिम दल कौन सा था? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, राज्यों को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है। किसने? तो राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है हीगल महोदय ने, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ विचार देखते हैं किससे संबंधित है। नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन संबंधित है जॉर्ज बुश से। अशफाक पॉलिसी संबंधित है बराक ओबामा से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संबंधित है कोफी अन्नान से, ठीक है। कोफी अन्नान कौन है दोस्तों? तो कोफी अन्नान जो थे वो यूएनओ के महासचिव थे, जबकि जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ये यूएसए के कौन है? प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जिसको आप शॉर्ट में SDG के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 17, ठीक है, जो कब से लागू हुए थे? 2015 से, और इन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं एटम फॉर पीस पॉलिसी। ये किससे संबंधित है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर से। ये भी यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये समृद्धि की सीमा से संबंधित सिद्धांत है और ये पर्यावरण से संबंधित है। इसमें समझते हैं पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग की स्थापना ब्रटलैंड की अध्यक्षता में 1983 में की गई थी, ब्रटलैंड आयोग, ठीक है। यही ब्रटलैंड रिपोर्ट कहलाई जो कि 1987 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे।
दोहा सम्मेलन कब हुआ? यूएनओ की जलवायु परिवर्तन की 2012 की बैठक है ये। वार्सा कब हुआ है? 2013 में। पेरिस कब हुआ है? 2015 में। और बॉन कब हुआ है? 2017 में। बेसिकली दोस्तों ये कॉप की बैठकें पूछी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे हुई हैं। अभी आपको लास्ट 4 कॉप की बैठक तो याद ही रखनी है कि अभी लास्ट कहाँ हुई है। अभी हाल ही में 2024 में जो हुई है वो हुई है बाकू अजरबैजान में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में, याद रखना है आपको। इससे पहले वाली 2023 वाली कहाँ हुई है? और 2023 में हुई थी ये सऊदी अरब में। ठीक है, और 2022 में कहाँ हुई है दोस्तों? 2000 इससे पहले वाली 2022 में ये हुई है शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, ये मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ भी देख सकते हैं उस समय का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 13, 15, 17 जितनी हुई हैं अलग अलग पूछी गई। इसमें तो सीक्वेंस से नहीं पूछी गई हैं। 12 की पूछी है, 13 की पूछी है, फिर 14 की नहीं पूछी है, 15 की पूछी है, 16 की नहीं पूछी, 17 की पूछी है। ठीक है, 15 में पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, दोहा में फिर से रिवाइज हुआ था, उसको क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाया गया था। इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको मेंशन किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो 2024 में हुई है ये COP29 था। ठीक है, और ये COP28 था। इसमें दोस्तों ये जो हुई है ना, ये सऊदी अरब में नहीं बल्कि ये हुई है दुबई में। ठीक है, COP28 की बैठक जो हुई है, COP28 की बैठक जो हुई है वो हुई है UAE दुबई में। ठीक है, दुबई में हुई है, और ये 28 है, और ये कौन सी है? COP27। ठीक है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है ईयर ना देखे क्रम दे दे 27, 28, 29। ठीक है, इसलिए आपको क्रम भी पता होना चाहिए। और कॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉप का मतलब आपको पता ही होगा, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे रिलेवेंट चीज़ें थी, मैंने तो सोचा आपको बता दूँ क्योंकि आप इस समय का भी तैयार कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट। INF संधि किस किस के बीच हुई थी? तो दोस्तों ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई थी 1987 में। इसके बाद देखते हैं, हमें मिलाना है, इसको समझना है क्या है। केंद्रीय सचिवालय क्या करता है? नीति का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करता है। नीति आयोग साधनों का आवंटन करता है, और वित्त आयोग सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैथ्स का कॉलम करके इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, व्यक्ति और आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो शरद जोशी किससे संबंधित है? ये किसान आंदोलन से संबंधित है। दत्तोपंती धगड़ी कामगार आंदोलन से संबंधित है। निर्मला देशपांडे गांधीवादी आंदोलन से संबंधित है। वही सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि चिपको आंदोलन क्या था। ठीक है, बहुत ही फेमस है, ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। बर्लिन की बहुत फेमस पुस्तक है 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। हेयक अन्याय व दुर्भाग्य में अंतर से संबंधित है। कॉल पॉपर उत्तरोत्तर परिवर्तन से, और मैकपर्सन रचनात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की तकनीक नहीं है, तो विश्व संगठन में शामिल होना ये कोई राष्ट्रीय शक्ति की तकनीक जो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्लासिकी यथार्थवाद, यहाँ पे देखिए हम यथार्थवाद के तीनों ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यथार्थवाद के तीनों ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं। तो क्लासिकी यथार्थवाद किससे संबंधित है? थ्यूसिडाइस से। ठीक है, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ठीक है, थोड़ी अटपटी है पढ़ने में। ठीक है, यथार्थवाद से संबंधित है मॉर्गेनथाउ। ठीक है, यथार्थवाद से संबंधित है यहाँ पे मॉर्गेनथाउ, देख सकते हैं, जिनकी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार। एक इनकी और फेमस पुस्तक है दोस्तों, कौन सी है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये तो आपने पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है इनकी। ठीक है, उसके बाद हम
देखते हैं नेक्स्ट कौन हमें दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नव यथार्थवाद, जो इससे कि केनेथ बॉट्स संबंधित हैं। तो यहाँ पे हम यथार्थवाद में तीनों ही शाखाओं के मेन स्कॉलर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो खेल सिद्धांत संबंधित है खेल, चयन, खिलाड़ी और साम्यावस्था से। एशियान +3 क्या है दोस्तों। तो +3 में है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। और ये कब बना था। तो 1997 में। ठीक है, 1997 में ये आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क के केंद्र पूछे गए हैं दोस्तों। तो सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, कृषि कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक है, मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ है, पाकिस्तान में। सार्क का ही एशियाई तटीय प्रबंध संस्थान कहाँ है, मालदीव में। और सार्क एशियाई सूचना केंद्र कहाँ है, तो नेपाल में। ठीक है, इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्ति राज्यों में है। तो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जिनमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इंडिया में ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं दोस्तों। क्या होता है ना कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है, एक होती है संघ सूची, जैसे भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। ठीक है, यानी कि किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और वहीं राज्य सूची पर यानी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और वहीं समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर किसको होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इन दोनों से जो बच जाते हैं दोस्तों, उन विषयों को अवशिष्ट में रख दिया जाता है। किस में रखा जाता है, अवशिष्ट में। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों, तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक राज्यों में किसे दी गई हैं, राज्यों को दी गई है, स्टेट को दी गई है। जबकि इंडिया में किसे दिया गया है, तो इंडिया में दिया गया है ये शक्ति केंद्र को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, केंद्र को दिया गया है। लेकिन तभी मुझे लगा कि जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझनी होगी और उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी संघवाद, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग को हम सहकारी संघवाद कहते हैं। और सहकारी संघवाद किसने बताया है, ऑस्टिन ने बताया है। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था में आगतों व निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक वितरणात्मक क्षमता है। आगत निर्गत थ्योरी किसने दी है दोस्तों, तो ये दी है डेविड ईस्टन ने। ठीक है, डेविड ईस्टन ने। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज इसलिए करा देती हूँ कि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करने से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी पक्की और मजबूत हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो या कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो रहा होना दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम कैसे पूछें, नहीं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे प्रश्नों का उत्तर करने की। चलिए, निवेश निर्गत का सही क्रम क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हम बात ही कर रहे थे कि निवेश निर्गत का सिद्धांत किसका है, तो डेविड ईस्टन ने दिया है। ठीक है, तो इसका सही क्रम पूछा है क्या है, तो सबसे पहला है राजनीतिक समाजीकरण या भर्ती। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे यही आता है। ठीक है, उसके बाद है हित अभिव्यक्तिकरण नंबर 2 पे। नंबर 3 पे होता है हित समुच्चयन और नंबर 4 पे होता है राजनीतिक संचार। ठीक है, इनमें दोस्तों कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता है, हित अभिव्यक्तिकरण है या हित समुच्चयकरण है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेंगे। हित अभिव्यक्तिकरण पहले आएगा और हित समुच्चयकरण दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, हित अभिव्यक्तिकरण मतलब पहले हितों को भाई आप अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है, तभी तो उनका समुच्चयकरण करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं दोनों में होता है बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही व पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है मैक्स वेबर को। ठीक है, जो कि एक जर्मन
समाजशास्त्री थे जिन्होंने कि नौकरशाही का वैज्ञानिक ढंग से क्या किया था, वर्णन किया था। इन्होंने सबसे पहले ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने पहली बार नौकरशाही को अच्छे तरीके से पेश किया और नौकरशाही को एक प्रतिष्ठित शब्द बनाया। इससे पहले नौकरशाही बहुत ही बदनाम शब्द हुआ करता था। इन्होंने नौकरशाही में 3 प्रकार के नेतृत्व की बात करी है। कौन कौन से? पहला परंपरागत, ठीक है। दूसरा बताया है चमत्कारिक, और तीसरा बताया है वैज्ञानिक, ठीक है। और नौकरशाही को इन्होंने क्या किया है, इसी तीसरे वाले में रखा है। नौकरशाही को इन्होंने वैज्ञानिक में रखा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द नेशन। ये किसकी पुस्तक है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन वही हैं जिनके विषय में अभी हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें सहकारी संघवाद की बात की गई थी, जिन्होंने सहकारी संघवाद की बात की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एआरसी ने, द्वितीय एआरसी, एआरसी क्या है दोस्तों? एआरसी एक कह सकते हैं समिति या संगठन था जो कि सरकार ने बनाया था, जिसका एआरसी की फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग इसका नाम है। द्वितीय, अब क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट, एससी पे हम सुप्रीम कोर्ट है, ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी भागीदारी की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भागीदारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की जो भागीदारी है उसकी अनुशंसा की है, ठीक है। चलिए, आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो एआरसी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ये दूसरा है तो एक पहला भी होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी, इन दोनों की स्थापना या इनके गठन कब किया गया था, ठीक है। आप मुझे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मैं आपसे अगले वीडियो में रिवीजन के साथ मिलूंगी दोस्तों। खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और खूब पूरा जोर लगा दीजिए अपनी एक सीट पक्की करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं मिलूंगी आपसे अगली वन लाइनर वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। नमस्कार दोस्तों।